ये मानता हूँ कि हज़ारों कमियाँ होंगी मुझ में, मगर मैं झूठा नहीं हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं कक्षा 11 की। हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है। आरोह है भाग 1 और आज उसका अध्याय है 16वां, पाठ है 16वां, त्रिलोचन साहब का है, वो देखेंगे। उससे पहले अनुरोध आपसे, मेरा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सर्च करते हो तो आपको इस नाम से सर्च करना है। हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है, जिस पर 3690 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अभी हो सकता है 3700 भी हो जाए जब आप देख रहे हो। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर कुछ न कुछ सवाल वगैरह, सूचनाएं वगैरह मैं डालता रहता हूँ। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों की मदद पहुंचेगी, लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और उनकी सहायता होगी। क्योंकि निःशुल्क रूप से यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड बहुत ही निष्ठा के साथ में आपको पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। और पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। मुझे पता है बार बार डिमोटिव भी हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर, तो पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, आदि की आवाज़, जिस पर आज ही मैंने एक वीडियो डाला है अभी थोड़ी देर पहले कि किस प्रकार से 11वीं 12वीं फेल एक लड़का है जो फर्स्ट ग्रेड इतिहास का व्याख्याता बन जाता है। 11वीं 12वीं फेल होता है और इतिहास का व्याख्याता बनता है आगे चलकर। तो आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए अब प्रारंभ करते हैं त्रिलोचन साहब के इस अध्याय को। देखिए साथियों, कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। जीने के लिए सपने क्या सभी को आश्वासन देते हैं? सपने होना जरूरी है जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। भंवर में झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ है, कभी कभी पाँव है, कभी कभी हाथ है। ये मेरा घर, यहाँ से पंक्तियाँ हैं जो ली गई है, जरूर ध्यान में रखिएगा आप। परिचय देखते हैं साहब। त्रिलोचन साहब, जन्म काल की बात करें हम तो जन्म होता है, मूल नाम तो इनका है वासुदेव सिंह। तो ये भी एक बार सवाल पूछा गया, त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह है साहब। ये सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा गया एक बार। और सन 1917 चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर में इनका जन्म होता है। कब? 1917 में चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर में। ठीक है। प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो इनकी रचनाएं जरूर पूछी जाती रही है, पूछी जाएगी भी। धरती जो रचना है इनकी, धरती रचना, इसका समय लिख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण है उनका मैं लिखवा देता हूं। 1945 धरती का कितना हो जाएगा समय? 1945 हो जाएगा आपके। ठीक है, 1945। गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, इस रचना को ध्यान में रखना है। दिगंत जो रचना है इसको ध्यान में रखना है। दिगंत का आप जरूर समय लिख लीजिए, 1957। दिगंत। ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन शब्द, उस जनपद का कवि हूं, उस जनपद का कवि हूं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका समय लिख लीजिए आप, 1981। जो महत्वपूर्ण उनका मैं लिखवा रहा हूं, 1981। अर्घान, क्या रचना है? अर्घान, या कहीं जगह अर्धान भी मिलता है। ठीक है। तुम्हें सौंपता हूं, तुम्हें सौंपता हूं, 1985 लिख लीजिए इसका समय। तुम्हें सौंपता हूं का 1985। चैती, चैती को जरूर ध्यान में रखना, त्रिलोचन चैती। अमोला, मेरा घर, मेरा घर जो रचना है ये भी बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना। ऊपर वाली पंक्तियां जो ली गई है यहां से, मेरा घर से। जीने की कला, ये सभी क्या है? काव्य है इनकी। तो धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान या अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये सभी क्या है? काव्य हैं इनकी, काव्यात्मक रचनाएं हैं। आगे बात करें देश काल। देश काल, रोज नामचा, रोज नामचा को जरूर ध्यान में रखना। देश काल, रोज नामचा। काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये सभी क्या है? गद्य हैं इनके। और हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान है जो दिया है। ठीक है, ये
सभी जरूर ध्यान में रखना। आगे हम बात करें, साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है इनको, और साहित्य अकादमी जो सम्मान है इनको, और सलाहकार सम्मान मिला है। साहित्य अकादमी जो इनको सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो मिला है ताप के ताए हुए दिन रचना के लिए। जो ऊपर आई थी ना, ताप के ताए हुए दिन रचना, ताप के ताए हुए दिन रचना, इसके लिए मिला है इनको कौन सा, साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी ये कब मिला था, 1981 में। कब मिला था, 1981 में मिला था इनको ताप के ताए हुए दिन रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। और सबका अपना अपना आकाश, इस नाम से भी एक इनकी रचना, सबका अपना अपना आकाश, 1987, उसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें, महात्मा गांधी पुरस्कार भी मिला है। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवियों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो काव्य धारा के पूछले किस काव्य धारा से संबंध रखने वाले हैं, छायावादी, प्रगतिशील, द्विवेदी, तो आपको ध्यान में रखना है प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं ये। ठीक है। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी हैं साहब, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी है जो जुड़ गया, तो त्रिलोचन शास्त्री। लेकिन ये शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं, कविताएं, वो जीवन के बिल्कुल साधारण जन के हृदय तक पहुंचने वाली चीज़ें, पांडित्य प्रदर्शन इन्होंने अपनी रचनाओं में नहीं किया है, शास्त्रीयता नहीं दिखाई है। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है, बिल्कुल मध्यम तरीके से आराम से स्लोली सहज शब्दों के साथ में अपनी बात कहने का हुनर रखते हैं त्रिलोचन साहब। इनकी जो भाषा है वो छायावादी रोमानियत से मुक्त है तथा उसका ठाठ ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़ा हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है, अंडरलाइन कर लीजिए कि हिंदी में सोनेट एक अंग्रेजी का छंद है, अंग्रेजी छंद के प्रकार है, तो हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले कवि कौन है, त्रिलोचन है। कौन है, त्रिलोचन। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है, जैसा कि मैंने पूर्व में आप बात की। कविता की प्रस्तुति का जो अंदाज है कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता, कि वस्तु और रूप की उसकी जो रूपक लिया जाता है उसकी वस्तु का भेद ही नहीं रहता। इस प्रकार से बिल्कुल सहजता से सरलता से फिट करते हैं बात को। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता, जगह भी स्पेस की गुंजाइश है जो नहीं छोड़ता। ये रचना हम आज पढ़ेंगे, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये कविता पढ़ेंगे हम। उससे पहले एक दो बातें और लिख लीजिए आप, जैसे कि पंक्तियों में आ ही गया। 1981 में तो ताप के ताए हुए दिन रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और त्रिलोचन हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि, ये बात भी ध्यान में रखना। और ये सवाल भी इनके लिए पूछा जा सकता है, जैसे कि ऊपर आया, पूछ लिया जाए कौन से ऐसे कवि हैं जो जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। तो जीवन में निहित मंद लय के कवि कौन है, त्रिलोचन शास्त्री। तो ये जरूर बातें ध्यान में रखना। और 2007 में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है। देखिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इस कविता के संदर्भ में क्या है वो बात देखते हैं। तो ये जो नामक कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये धरती संग्रह में संकलित है। तो जरूर ध्यान में रखना कि किस संग्रह से ये ली गई ये कविता, धरती संग्रह में संकलित है, वहां से ही ली गई है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्ति करती है। पलायन का जो दर्द है, उसका जो लोक का अनुभव, उसको मार्मिकता से क्या अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो जरूर ध्यान में रखना, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कविता में अक्षरों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है, किस विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, तो काले काले। अक्षरों के लिए कौन सा विशेषण लिया है, काले काले। तो जरूर ध्यान में रखना, सवाल बन सकता है यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट, बहुत अच्छा सवाल है। जो एक और तो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है, जो काले काले यहाँ पर विशेषण अक्षरों के लिए प्रयोग किया, वो एक और तो शिक्षा व्यवस्था के जो अंतर्विरोध है उनको उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर है जो टूटते हैं। इन दोनों के लिए ये काम कर रहा है। काव्य नायिका चंपा, यहाँ पर इस कविता के अंदर काव्य नायिका पूछ ले कौन है, तो कौन है, चंपा। अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में है जो खड़ी हो जाती है, जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है वह कलकत्ते पर बजर गिरे,
कलकत्ते पर बजर गिरे, कौन कहती है? ध्यान में रखना, चंपा। वह कहती है, वह किसके लिए है? चंपा के लिए। कि वज्र गिरे, एक तरीके से पहाड़ टूट पड़े उसके ऊपर। तो कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को जो प्रकट करती है। ये बात हुई अपने कविता के संदर्भ में। अब कविता में क्या है उसको हमें जो देखते हैं। अभी तक भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। सभी दोस्त, जितने ज़्यादा दोस्तों को आप बताओगे ना चैनल के विषय में कि कवि आदि गणेश चैनल पर बहुत अच्छे ढंग से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है हिंदी का, तो उतने ही साथी है जो जुड़कर इसका लाभ है जो ले पाएंगे। अन्यथा कई लोगों को पता ही नहीं है। और अच्छी चीज़ों को जरूर शेयर करना चाहिए आपको, ठीक है। कविता प्रारंभ करते हैं हम एक एक चीज को समझते हुए। तो प्रारंभ करते हैं कविता को। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चिन्हती का अर्थ होता है वैसे पहचानती, ठीक है। अक्षर यानी अक्षर, और यह धरती काव्य संग्रह से संकलित है। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर है जो निकला करते हैं। आगे देखें तो चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। यहाँ तक हम देखते हैं इसको। देखिए चिन्हती का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? पहचानती। चिन्हती यानी पहचानती। अचरज हम कह सकते हैं, एक तरीके से यहां पर शब्द हो जाएगा ताज्जुब, ठीक है। आगे जो आया अचरज ताज्जुब कह सकते हैं। और चिन्हों यानी अक्षरों को, निशानों को। देखिए कवि यहां पर बताता है कि चंपा एक अनपढ़ लड़की है। चंपा क्या एक अनपढ़ लड़की है, और चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। चंपा एक अनपढ़ लड़की है और उसके बारे में बताते हैं यहाँ पर कवि कि वह मेरे द्वारा जो लिखे गए काले काले अक्षर है ना उनको नहीं पहचानती है। अब मैं यहाँ पर, आप पन्ने पर लिखोगे पेन से तो वो काले काले नजर आते हैं, जिसको पढ़ना लिखना नहीं है उसको तो वो वैसे नजर आएंगे। तो उन जो काले काले अक्षर काले पेन से लिखे हुए वो अक्षर उनको नहीं पहचानती है, और जब मैं पढ़ने लगता हूं ना तो वह आ जाती है। और जब मैं अपने द्वारा जो लिखे गए वो काले काले अक्षर हैं, जो भी मैंने कुछ लिखा है, मैं उनको जब पढ़ने लगता हूं तो वो मेरे पास क्या आ जाती है। बिल्कुल साधारण सा भावार्थ है इसका, पर ध्यान रखना अपने को प्रश्न कहां से बन सकते हैं। अब देखिए प्रश्न यहां से बन सकता है एक तो सीधा, जब मैं पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। यहां पर वह कौन आ जाती है, किसके लिए आया? चंपा के लिए। प्रश्न बन गया ना, कुछ भावार्थ भी नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी पंक्तियां हैं, लेकिन सवाल ऐसे बन गया। मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, वह कौन? चंपा। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, खड़ी खड़ी चुपचाप कौन सुनती है? चंपा, ठीक है। अब वो क्या कवि यहाँ पर कह रहा है कि वो चुप आ जाती है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन मैं जब मेरे लिखे हुए चीज़ें जो मैं पढ़ता हूँ तो वो खड़ी खड़ी क्या चुपचाप सुना करती है। खड़ी खड़ी क्या चुपचाप उनको क्या सुनती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, और उससे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों में से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। वो आश्चर्य करती है कि ये जो लिखे हुए हैं ना काले काले अक्षर जिनको ये पढ़ रहे हैं, इनके अंदर से ये स्वर कैसे निकल रहे हैं, ये जो ध्वनि कैसे निकल रही है, स्वर कैसे निकल रहे हैं, इन जो ये काले शब्द है ना, इन काले शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है, वो इस चीज को लेकर क्या अचरज करती है, ठीक है। सवाल कैसे बन सकता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा, आगे कवि कहता है कि चंपा एक सुंदर नाम के आदमी की लड़की है। चंपा, तो यहाँ पे सवाल पूछा चंपा किसकी लड़की है, तो चंपा सुंदर की लड़की, सुंदर नाम के एक आदमी की लड़की है। और सुंदर क्या करता है? ग्वाला है, गायें भैंसे चराता है। तो पूछ ले चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कविता के अंदर सुंदर क्या है? ग्वाला है, कारपेंटर है, कोई मिस्त्री है, या कुछ और है? तो आपको ध्यान में रखना है ग्वाला है। तो सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं आप, अच्छे से ध्यान से सुनोगे हर चीज को तो सारी चीजें खोपड़ी में बैठ जाएगी। सुंदर ग्वाला है, क्या करता हो? गायें भैंसे चराता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा क्या करती है? चौपायों को लेकर, चौपायों अर्थात चार पैरों वाले है ना ये। चंपा चौपायों, चौपायों किसके लिए है? चार पैरों वाले जो ये गाय भैंस इनके जो पशु, उनको लेकर क्या चरवाही यानी चराने के लिए उनको जाती है। अब यहां पर देखिए मुक्त छंद, एक मुक्त छंद क्या होता है? जिसमें तुक नहीं मिलते, बिल्कुल अतुकांत रूप से है जो प्रवाह चलता रहता है। काले काले और जो खड़ी खड़ी है, ऊपर जो आया है यहां पर काले काले और खड़ी खड़ी,
है ना, खड़ी खड़ी, और काले काले, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ध्यान में रखना ये बात। और चंपा चौपाइयों में कौन सा अलंकार है? च भी और च भी, पै भी पै भी, चंपा चौपाइयों कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रोज एक दो अलंकारों को पढ़ा करो ताकि याद हो जाएंगे सारी चीजें। आगे देखिए, आगे क्या है कि चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम भी करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूं पाता हूं, अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूं। आगे कवि क्या कहता है कि चंपा वैसे तो अच्छी लड़की है, कवि कहता है कि चंपा अच्छी लड़की, बहुत अच्छी है, वह स्वभाव से क्या है? चंचल है, शरारती है, नटखट है। चंचल है, नटखट है, कभी कभी उद्यम भी करती है, कभी कभी क्या वो करती है? शरारत करती है, उद्यम करती है, बदमाशी करती है। और क्या करती है बदमाशी में? कभी कभी वह कलम चुरा लेती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। तो पूछ लिया जाए वह कलम चुराने का काम कौन करे? कौन चुरा रहे कलम? चंपा। कभी कभी उद्यम भी करती है, तो उद्यम कौन करती है? चंपा, शरारत। तो कलम चुरा लेती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूं, कि जैसे तैसे कभी कहता है मैं उस कलम को ढूंढ कर लाता हूं ना, तभी पता चलता है कि अब कागज गायब, तो कागज को लेके भाग जाती है। कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ, फिर मैं क्या होता हूँ? परेशान हो जाता हूँ। कभी तो वो कलम ले जाती है, कभी कागज ले जाती है, सबको छिपा लेती है। और उसकी नटखट की जो आदतें हैं ना, इससे कवि क्या कहता है कि मैं परेशान है जो हो जाता हूँ। आगे देखिए, चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? ये सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा है जो चुप हो जाती है। तो यहाँ पर चंपा जब कवि को लिखता हुआ देखती है ना, चंपा कहती है, चंपा कवि को लिखते हुए देखकर क्या कहती है कि तुम सारे दिन क्या ये इन कागजों को गोदते रहते हो, अर्थात इन पर क्या लिखा पढ़ी करते रहते हो? तुम कागज ही गोदा करते हो, गोदा करते हो, तुम इन सारे दिन इन कागजों पर क्या लिखा करते हो? कि यह काम बहुत अच्छा है, ये क्या काम जो तुम कर रहे हो लिखने पढ़ने का, ये काम बहुत अच्छा काम है क्या? मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ। ये सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। और कि मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ, तो चंपा की इस बात को सुनकर क्या कवि को हंसी आ जाती है। हंसता क्यों है कवि? उसकी अबोधता पर हंसता है कि इसको कुछ पता भी नहीं है, और चंपा है जो इस बात पर चुप हो जाती है। ये सुनकर मैं हंस देता हूँ, तो ये क्या सुनकर कि तुम कागज पर क्या गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। देखिए उसकी भोलापन, देखिए उसका। हारे गाढ़े काम सरेगा जो आया यहाँ पर, माफ कीजिए साथियों, गले में थोड़ी सी वापस तकलीफ हो रही है। हारे गाढ़े काम सरेगा, हारे गाढ़े काम सरेगा का मतलब है मुसीबत में काम आएगा, तो इसका जरूर ध्यान में रखिएगा। ये सीधा सीधा अर्थ पूछ सकते हैं इसका। हारे गाढ़े काम सरेगा यानी मुसीबत के समय में क्या आएगा? मुसीबत के समय या मुसीबत में काम आएगा, मुसीबत के समय काम आएगा। आपने कहो ना रोटा बनाबो सीख ले भाई, सासरा में काम हसी नहीं तो सुनना पड़सी। तो मुसीबत के समय काम आएगा, या और भी कोई काम होगा सीख लेनी, आगे फोड़ा पड़सी। ठीक है, अब देखिए कवि यहाँ पर क्या कहता है। कवि यहाँ पर बताया कि उस दिन चंपा मेरे सामने आई। एक दिन चंपा फिर आती है कवि के सामने, तो कवि क्या कहता है? मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। चंपा तुम भी पढ़ लो कौन कहता है? कवि कहता है। हारे गाढ़े काम सरे, कवि कहता है कि तुम भी पढ़ लो, कभी मुसीबत के समय, कभी मुसीबत में जो काम आएगा पढ़ा लिखा, अगर पढ़ना लिखना सीख गई थोड़ा बहुत तो। गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे, कि गांधी बाबा की इच्छा है कि सब लोग जो पढ़ना लिखना सीखे। तो यहाँ पर गांधी बाबा की इशारा करते हुए बताया गांधी जी को भी सबका पढ़ना लिखना बहुत अधिक पसंद था। तो गांधी बाबा यहाँ पर कौन आया है? महात्मा गांधी के लिए, तो जरूर ध्यान में रखना इसको। गांधी बाबा किसके लिए है? गांधी जी के लिए है, कि वो चाहते हैं पढ़ना लिखना सब लोग सीखे, सब लोग सीखेंगे, सब जन, सभी लोग सीखेंगे तो अच्छा होगा उनका भविष्य और देश का भी। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब कवि की बात सुनकर चंपा क्या बड़ी सरलता से बिल्कुल सीधी सटाक बात बोल कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं,
वे पढ़ने लिखने की कैसे बात करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कि तुम तो कहते गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, अगर वो अच्छे हैं तो फिर पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं वो, हमें तो नहीं पढ़ना, गांधी बाबा अच्छे नहीं है मतलब इसका तो यदि वे पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो वे अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं, मैं तो पढ़ने लिखने की बात नहीं मानती हूँ, इसलिए मैं तो क्या है जो नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ पर सवाल ऐसे बना सकता है बनाने वाला कि चंपा जो है गांधी बाबा को, कि गांधी बाबा अच्छे नहीं है, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात करेंगे, तो गांधी बाबा को अच्छा क्यों नहीं समझती हो, क्योंकि वो पढ़ने लिखने की जो बात करते हैं उसी हिसाब से। ऐसे सवाल बनाया जा सकता है। आगे देखिए, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी। आगे क्या कहते हैं कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। जो प्रारंभ में पंक्ति आई थी ना कि उस कलकत्ते के ऊपर वज्र गिरे, तो उसका लिंक अभी जुड़ेगा यहाँ से। तो कवि यहाँ पर कहता है कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, पढ़ लेना क्या अच्छी बात है, पढ़ने लिखने को महत्व को, वो इंपॉर्टेंस को समझाते हुए उसे कहते हैं कि पढ़ना लिखना क्या है बेटा अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगे, और यह भी निश्चित है कि तुम्हारा आने वाले समय में, आने वाले दिनों में एक दिन ब्याह तो होगा ही होगा, और तुम गोना, तुम्हारा गोना भी होगा और तुम ससुराल जाओगी, तुम्हारा ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी। गोने जाओगे मतलब गोने, शादी के बाद में गोना एक रस्म होती है, उसके बाद में जो लड़की है ससुराल जाती है, कि तुम्हारा गोना भी होगा और तुम ससुराल भी जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा कहाँ, कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी। कि तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, गोना करके चली जाओगी, तब कुछ समय तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा और फिर वह कमाने के लिए कलकत्ता है जो चला जाएगा। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, फिर क्या कलकत्ता, तो कलकत्ता फिर वो कमाने चला जाएगा, कुछ दिन साथ रहेगा, और कलकत्ता क्या बड़ी दूर है, बहुत दूर है कलकत्ता। तब तुम बताओ कि उसे कैसे संदेशा भेजोगी, कैसे लेटर लिखोगी उसे, कैसे अपना हालचाल बताओगे उसे, कैसे संदेशा लिखोगे उसे, और कैसे उसके पत्र पढ़ोगे, और वो वहां से लेटर लिखेगा, वो वहां से पत्र लिखेगा, तुम कैसे पढ़ोगी। तो चंपा पढ़ लेना अच्छा है, तो पढ़ाई का महत्व तो बताते हो यहाँ पर आगे समाज, हम लोगों को, पढ़ने वाले समाज को भी संदेश दे रहे हैं कि पढ़ना लिखना कितना अच्छा है, पढ़ना लिखना का जो महत्व है तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उस संदर्भ से जोड़कर ये बता रहे हैं उसको, और आज के दौर में भी हम इससे सीखें तो कि पढ़ना लिखने का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है, पढ़ना लिखना चाहिए। कि कैसे तो तुम उसे संदेशा भेजोगी, कैसे वो संदेशा भेजाएगा, तुम कैसे पढ़ोगी, इसलिए तुम्हारा पढ़ना लिखना क्या अच्छा है, तुम पढ़ लोगे तो यही तुम्हारे लिए अच्छा है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा कि तुम पढ़ना लिखना सीख ले। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। देखिए कितने भोलेपन से है जो बात है जो कह रही है अबोधपन में। वज्र गिरना का मतलब हो जाता है वैसे तो भारी विपत्ति आना, कि उसको भारी विपत्ति आए। तो चंपा क्या बोलते, तुम कितने झूठे हो, तुम कितने झूठे हो, किसको बोल रही है, तुम यहाँ पर कौन है, कवि। तो चंपा कवि के कथन को झूठा बताती हुई कहती है कि तुम कितने झूठे हो, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो कि तुम पढ़ लिख कर इतना झूठ बोलते हो, पढ़ने लिख कर तो झूठ बोलना ही सीखा है क्या तुमने। मैं तो अब कभी शादी है जो नहीं करूंगी, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, मैं तो शादी करूंगी नहीं, और कहीं जो ब्याह हो गया, अगर मेरी शादी हो भी गई ना, ब्याह हो भी गया ना, तो मैं उसको कह दूंगी, तो मैं अपने बालम को कह दूंगी कि मेरे साथ रहना है, मुझे छोड़कर गए ना तो फिर पिटाई हो जाएगी तेरी, कि मैं तो अपने पति को हमेशा साथ ही रखूंगी, उसे कह दूंगी साफ साफ। और कलकत्ता में कभी नहीं जाने, उसे कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगी, यानी अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी, कमाने बाहर कहीं नहीं जाने दूंगी, मतलब कमाने जाने दूंगी मतलब खाएगा क्या, नहीं तो मतलब दूर नहीं जाने दूंगी, कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, इससे तात्पर्य दूर नहीं जाने दूंगी उसे। और कलकत्ते पर वज्र गिरे, यानी कलकत्ते का सत्यानाश, अर्थात उस पर वज्र गिरे साहब। तो ये एक साधारण सी सीधी सी कविता थी, और कहीं से भी सवाल है जो साधारण तरीके से पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। ये शब्दार्थ देख लीजिए, वैसे मैंने बता दिए। चिन्हत यानी पहचानते, चिन्ह यानी अक्षरों, चौपाई चार पैरों वाले जानवर,
कागज कागज हारे गाड़े का काम सरे, कठिनाई में काम आएगा, बालम पति वज्रगिरी भारी विपत्ति आए। अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, नहीं किया तो लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, बस मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छा लग रहा है। सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें, शेयर करने में बिल्कुल आलस मत किया करो। आप शेयर जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, उतने ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ेंगे। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे वाले निशान पर क्लिक करो, और लिखा हुआ आएगा उस पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 3637 लोग जुड़े हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर आज एक वीडियो डाला है मैंने, मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित, कि 11वीं 12वीं फेल मेरा एक दोस्त किस प्रकार से इतिहास का व्याख्याता बन जाता है। वो मोटिवेशनल वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों तक। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।